of all, we are starting the chapter that is the work power energy. ठीक है, ये तो सबको पता है, W इक्वल्स टू एफ इंटू एस। तो ये वर्क का फॉर्मूला होता है। वर्क डन एक स्केलर फंक्शन है और ये फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी सबको पता है कि W इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स, ये भी सबको पता है। तो उसका बाद ये फॉर्म आ जाता है, ये जो फॉर्म है वो आ जाता है उसका बाद। ठीक है, W इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रल, एफ वाई डी वाई इसका इंटीग्रल प्लस एफ जेड डी जेड इसका इंटीग्रल, ये आता है। ये तो थ्योरी पार्ट है, ये सबको पता है। लेकिन जो दिक्कत आता है, जो इंटीग्रल का दिक्कत आता है, इंटीग्रेशन का दिक्कत आता है, वो आता है इस वाले प्रॉब्लम में, जो कि मैं एमडी डोज बोलता हूँ। मेरा नाम है मोयुक दास, तो मैं इसको मेरे नाम से नाम दिया हूँ। तो एमडी डोज में क्या है, तो अगर तुम्हें v और x के अंदर रिलेशन दिया गया है और उसका बाद तुम्हें वर्क डन पूछ रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तुम देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है v इक्वल्स टू के एक्स। तो v का और x का एक रिलेशन दिया हुआ है और मुझे पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है मुझे। ठीक है, तो ये इस वाले प्रॉब्लम में स्टूडेंट को आता है दिक्कत। सब समझ गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन इस वाले प्रॉब्लम में हो जाता है दिक्कत। तो तुम्हें कुछ स्टेप्स फॉलो करना है, जो कि मैं थ्योरी पोर्शन में समझा चुका हूँ। तो तुम्हें कुछ स्टेप्स फॉलो कर लेना है। तो देखो ये स्टेप, ये देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ो कि बोल रहा है A particle of mass m moves on a straight line with its velocity varying with distance traveled. If the relation between velocity and distance is v equals to kx, मतलब ये सब बस कहानी रचा गया है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि v इक्वल्स टू के एक्स बोल रहा है। ठीक है, v इक्वल्स टू के एक्स मुझे रिलेशन दिया गया है और मुझे फाइंड करना है वर्क डन। और क्या लिमिट दिया है, बाय द फोर्सेस ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू d। तो मुझे लिमिट भी दिया गया है। तो मुझे क्या करना है, पहले मेरा दिमाग में ये घूमेगा कि मुझे v और x में रिलेशन दिया गया है, मैं dv/dx कर सकता हूँ। हाँ, कर सकता हूँ। dv/dx से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सबसे पहली बात, तुम पीछे से भी सोच सकते हो कि मुझे वर्क डन चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स और लिमिट यहाँ पे x1 टू x2 यहाँ पे लिमिट होता है। ठीक है, तो इसमें मुझे अननोन कौन सा लग रहा है, एफ कैसे मिलेगा, फोर्स कैसे मिलेगा, फोर्स मिलेगा मास इंटू एक्सेलरेशन से फोर्स मिल जाएगा। एक्सेलरेशन मुझे कैसे मिलेगा, ये जो एक्सेलरेशन है वो मुझे कैसे मिलेगा, वो मिलेगा इस वाले फॉर्मूला से मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, A इक्वल्स टू वी dv/dx। तो मैं इस वाले फॉर्मूला को इसमें ट्राई कर चुका हूँ कि देखो इस पे है v इक्वल्स टू एक्स, मुझे रिलेशन जो कि मुझे दिया गया है, तो ये रिलेशन मुझे दिया गया है। ठीक है, मैं कर चुका हूँ dv/dx, मैं कर चुका हूँ ये कर चुका हूँ। ठीक है, मैं dv/dx कर चुका हूँ और उसका बाद मैं क्या किया, मैं dv/dx से एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन क्यों निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकल के मुझे क्या होगा, मुझे फोर्स मिल जाएगा। मैं फोर्स मिल जाएगा तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मैं इस वाले फॉर्मूला में मैं फोर्स को अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे चाहिए वर्क डन। देखो, मुझे चाहिए वर्क डन। ठीक है, मुझे वर्क डन चाहिए। तो उसका मैं ये वाला फॉर्मूला जब अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे अननोन कौन सा मिल रहा है, मुझे एफ अननोन मिल रहा है। मुझे एफ कैसे मिलेगा, एफ मुझे ऐसे मिलेगा, मतलब इस वाले फॉर्मूला से मुझे एफ मिलेगा। अगर इस वाले फॉर्मूला से मुझे एफ मिलेगा तो इसमें कौन सा अननोन है, इसमें एक्सेलरेशन अननोन है। मैं dv/dx से ये कैसे ला सकता हूँ,
मैं कैसे ला सकता हूँ? मैं इस वाले फॉर्मूला से dvdx अप्लाई करके एक्सेलरेशन ले आ सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा ये वाला प्रॉब्लम। तो बस वैल्यू पुट कर दिया कि dvdx निकाल लिया, उसका बाद एक्सेलरेशन तो v के जगह में kx रख दिया, जो कि मेरा गिवन इसमें दिया हुआ है। अच्छा, इसमें भी स्टूडेंट को, मुझे खास करके मुझे एक गलती होता था कि मैं जब इस वाले फॉर्मूला को जब एग्ज़ाम हॉल में, मतलब जब टेस्ट देता था, तो जब इसमें अप्लाई करता था, तो मुझे तो इस वाले वैल्यू को मुझे पता है, ठीक है, मैं एक्स के निकाल लिया हूँ, ठीक है, इस वाले तो वैल्यू पता है, लेकिन उसका बाद सोच में पड़ जाता था भाई भी कैसे लाऊं। लेकिन मैं भूल जाता था, मेरे रिलेशन में ही क्वेश्चन में गिवन है ये v गिवन है, ये v इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है, तो v इक्वल्स टू के एक्स ये गिवन है, मेरे क्वेश्चन में गिवन है ये। तो ये मैं यहाँ पे रख दिया के एक्स, और के एक्स रख दिया, और डी वी डी एक्स के जगह में मैंने रख दिया के। ठीक है, तो मुझे एक्सेलरेशन आ गया के स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब मुझे फोर्स निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ इक्वल्स टू ए में करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की जगह में मैं इस वाले एक्सेलरेशन को मैं बैठा दिया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, के स्क्वायर एक्स एक्सेलरेशन का वैल्यू है, मैं इसे बिठा दिया। ठीक है, तो उसका बाद मैं फोर्स की जगह में फोर्स का वैल्यू क्या क्या आया, एम के स्क्वायर एक्स, और एम के स्क्वायर एक्स मैं इस जगह पे बिठा दिया। ठीक है, और एम के स्क्वायर एक्स बिठाने के बाद क्या किया मैंने एम के स्क्वायर को निकाल लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, मैंने इसको निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ पे रह क्या गया, एक्स डी एक्स रह गया। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाता है तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो इस वाली ये प्रॉब्लम था एक। वर्क डन का बारी, ठीक है, ज़ीरो वर्क डन का बारी है। ज़ीरो वर्क डन कब कब होगा, अगर ये फॉर्मूला मेरे पास है, अगर ज़ीरो वर्क डन अगर होगा, एफ इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तब भी ज़ीरो होगा, मतलब एफ इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तब भी ज़ीरो होगा, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तब भी वर्क डन ज़ीरो होगा, और अगर एफ एक्स कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू होगा ज़ीरो होगा तब भी ज़ीरो होगा। कॉस थीटा का वैल्यू कब ज़ीरो होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो ये है, फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ऐसे फोर्स अगर लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट काहे होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो वर्क डन ज़ीरो हो रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन ज़ीरो। वेलोसिटी मतलब क्या है, चेंज इन एक्सेलरेशन ज़ीरो, मतलब फोर्स ज़ीरो हो रहा है। अगर फोर्स ज़ीरो होगा तो वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये एक चीज़ है। और क्या है, और है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, तब भी ये ज़ीरो हो जाता है, तब भी वर्क डन ज़ीरो होता है, क्योंकि cos 90 ज़ीरो। इसका एक फेमस एग्जांपल है वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो है ना, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स में ये जो ऑब्जेक्ट है ये गोल गोल घूम रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ट्रैजेक्टरी के अलोंग होता है, और फोर्स कैसे होता है, फोर्स सेंटर की तरफ होता है। तो फोर्स और ट्रैजेक्टरी, इसमें इसका अंदर एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो फोर्स बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है ना। तो ये भाई चीज़ सही है। और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एक स्टीयरिंग का कॉन्सेप्ट है, मतलब स्टेयर के, अब जब तुम स्टेयर से उठते हो, जब तुम स्टेयर्स के ऐसे पैर दे के जब उठते हो, तो मान लो ये तुम्हारा पैर है, ये है हो तुम, और ये है तुम्हारी पैर। ठीक है, अच्छा तुम इतना भी स्मॉल नहीं हो, मतलब ऐसे तो हो, ऐसा, ऐसा,
और ऐसा, और ये हो तुम, ठीक है। तो सोचो जब तुम्हारा पैर इस सीढ़ी का कांटेक्ट में है, मतलब इस टीयर के कांटेक्ट में है, तब फोर्स तो लग रहा है इफ़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो एक ज़ीरो होता है। तो एक से अगर ज़ीरो होगा तो क्या हो जाएगा, वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, जो व्हेन लेग इज इन कांटेक्ट विद द स्टेयर इफ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, फोर्स तो लग रहा है, नॉर्मल फोर्स तो लग रहा है, लेकिन एक ज़ीरो होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तुम्हारा ये पैर का क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तुम बस इसमें सपोर्ट लेकर के इस पैर को उठा रहे हो, इस पैर को तुम उठा रहे हो, मतलब इस पैर तो ऐसे तो नहीं रह जाता, बस इसको बस ऐसे करके उठा रहे हो, ऐसे करके उठा रहे हो इसको। जब इसमें मतलब फोर्स देते हो तो फोर्स देके इस पैर को उठा रहे होते हो, ठीक है, ठीक है। अब जब इस पैर को उठाओगे, इस पैर को जब तुम उठाओगे ऐसे करके, मतलब जब कांटेक्ट में नहीं होगा, एआर में जब होगा, इस पैर को जब उठा के यहाँ पे रखोगे, तो तब क्या होगा, तब कांटेक्ट में ही अगर नहीं होगा तो कांटेक्ट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा ना, तब नॉर्मल फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये जो एफ होता है, जब जब व्हेन द लेग इज नॉट इन कांटेक्ट विद द स्टेयर, देन एफ इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मतलब ये तुम्हें हटा रहा हूँ थोड़ा सा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये तीनों हो सकता है। कैसे हो सकता है, आ जाओ, हाँ रुक जाओ। ज़ीरो कब होगा, लिमिटिंग कंडीशन में ज़ीरो होगा। मतलब ये फोर्स दे रहे हो, फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, लेकिन लिमिटिंग कंडीशन है, लिमिटिंग कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव कैसे होता है, नेगेटिव तो हर समय होता है भाई, मैक्सिमम टाइम में तो नेगेटिव ही होता है। फोर्स यहाँ पे लग रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स का बात कर रहा हूँ मैं, ये फोर्स का नहीं, ये तो अप्लाइड फोर्स है, ये तो अप्लाइड फोर्स है, मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट साला ऐसे हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और इसका फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है ना। अगर अपोजिट होगा, अगर अपोजिट होगा, अगर अपोजिट होगा, अगर अपोजिट होगा तो एंगल क्या होगा, 180। कॉस 180 का वैल्यू क्या है, कॉस 180 का वैल्यू क्या है, नेगेटिव होता है। ताले फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा नेगेटिव। अब आ जाता हूँ तगड़े वाले कॉन्सेप्ट पे, मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूँ। देखो यहाँ पे ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम तुम इनलाइन में कर चुके हो, मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कर चुके हो शायद, क्योंकि ये तो जेई में फेमस होता है, मैं किया था। लेकिन नीट में भी इसका तो कॉन्सेप्ट तो अप्लाई होगा, ठीक है, सिलेबस में तो है। मतलब ये जो अप्लाइड फोर्स है ये, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे है, मतलब रट लो, ये समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, रट लो ये, क्योंकि मुझे भी पहले समझ में नहीं आया था, मैं ये रट लिया था, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये रट लो, सब प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब हर एक प्रॉब्लम ये रटने से हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, अगर फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे लगना चाहिए, है ना। लेकिन भाई ये आधा अधूरी कंसेप्ट है, क्योंकि फ्रिक्शन लगता है दोनों ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लगता है, ये कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है। तो ये आधा अधूरी सी कहानी है, तुम ये समझ के रख लो। अगर फ्रिक्शन ऐसे लगे, फोर्स अगर ऐसे लगेगा, तो जिस ब्लॉक पे, मतलब इस ब्लॉक पे तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो इस ब्लॉक पे फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर, ठीक है, और इस ब्लॉक पे
फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको रट करके रख लो। ठीक है, तो जब ये जब मतलब जब तुम ऐसे करके फोर्स देके पूरा इसको तुम खींचोगे इधर, ठीक है, ऐसे करके तुम खींचोगे ना, मतलब जब तुम ये ऐसे करके खींचोगे पूरा चीज़ को, तब ये भी तो जा रहा है, मतलब ये सेपरेटली नहीं जा रहा है, ये इसका साथ ही जा रहा है। ठीक है, तो तुम क्या बोल सकते हो, ये क्यों गया, ये क्यों गया, ये क्यों गया, ये ब्लॉक कैसे गया, फोर्स तो इस पे लग रहा है, तुम तो फ्रिक्शन फोर्स तो देख नहीं सकते हो, तुम ऐसे मतलब तुम फोर्स ऐसे लगा रहे हो और तुम्हारा ब्लॉक इसका साथ ये जा रहा है, तो कैसे जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसका मूवमेंट ऐसे हो रहा है, मतलब तुम सोचो इसका मूवमेंट हो रहा है, एज डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है ऐसे, तो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब ये एंगल वाले कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब एंगल वाले कॉन्सेप्ट क्या, मतलब जब एक्यूट एंगल होगा, जब एक्यूट एंगल होगा तब तुम्हारा वर्क डन, मतलब ये जो कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा क्या, पॉजिटिव, अगर ये 90 डिग्री से छोटा है। अगर इस थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री से बड़ा होता है तो वर्क डन ये पॉजिटिव होगा। हाँ, ये कॉस थीटा पॉजिटिव तो वर्क डन पॉजिटिव। ठीक है, अगर कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा होता है तो क्या होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा ना, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। तो ये एंगल वाले से एक होता है और एक एमडी डोज है। ठीक है, रुक जाओ, ये एक खास प्रॉब्लम है, बहुत ही खास प्रॉब्लम है ये, मतलब ये जो लाल रंग से दिख रहा हो तुम्हें, ये एक रास्ता है, रफ पाथ। ठीक है, इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है। ठीक है, इस वाले का हाइट, इस जगह पे हाइट तुम देख रहे हो एच, इस जगह पे हाइट तुम देख रहे हो एक्स, इस जगह पे हाइट तुम देख रहे हो वाई। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पे एक मैंने पॉइंट मार्क किया, ये मास एम है जो कि इस पाथ से ऐसे करके जाएगा, और मुझे ए और बी का डिस्टेंस डी दिया गया है। ठीक है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो बताना पड़ेगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है। सोचो, वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई कर लो, सोचो भाई, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं तो बता ही दूंगा, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, बस देखने का नज़रिया तुम्हें चेंज करना है, मतलब आंखें बनाना है तुम्हें। तुम अगर वट माइंड डजंट नो योर आईज कैन नॉट सी। ठीक है, ये बहुत ही खास चीज़ होता है। तुम देखो, ये जो फ्रिक्शन है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मैं क्या, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, मुझे बस पता है वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मुझे ये पता है। ठीक है, फोर्स, मैं फ्रिक्शन फोर्स को लूँगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, मतलब तुम देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, मैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कर लूँ तो अगर पूरा इस डायग्राम को, इस पूरा डायग्राम को मैं अगर वेक्टर फॉर्म में कर लूँ तो मैं ये जो डिजाइन वाला पाथ है, रेड पाथ है, मैं ये कंसिडर ही नहीं करूँगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में मुझे डिस्टेंस दिया गया है। तो मैं बोलूँगा मास एम है, ये ए है, ये बी है, और इसका अंदर डिस्टेंस है डी, और मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है ऐसा लग रहा है मुझे कि फ्रिक्शन लग रहा है इधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, और मेरा डिस्प्लेसमेंट डी हो रहा है। ठीक है,
तो पहली बात, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। मतलब कॉस थीटा थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर A to B, और फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। समझ गए? तो ये जो पहली बात है, कॉस थीटा का वैल्यू होगा -1, तो माइनस में पहले ही बिठा दूँ। अब फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, इसका मास m दिया गया है, ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन मुझे दिया गया है म्यू के, तो म्यू के mg होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या d है, तो माइनस म्यू के mg d, ये आंसर है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, ये अच्छा। और अब आ जाते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले प्रॉब्लम में। ठीक है, अब देखो नीट 2016 का क्वेश्चन है, तो ये टफ तो होगा। 2016 में बहुत टफ क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, बहुत ही टफ, मतलब बहुत ही टफ क्वेश्चन हुआ था 2016 में। तो क्या क्वेश्चन में क्या बोल क्या रहा है देखो, लेकिन ये क्वेश्चन आसान था। ठीक है ये टफ क्वेश्चन नहीं है। तुम्हें टफ कैसे लगेगा, तुम तो सारे ट्रिक्स एंड बाउंडरीज सब तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ, तुम्हें कुछ टफ नहीं लगेगा। तुम बस चिंता मत करो, मेरे से पढ़ते जाओ। ए पार्टिकल मूव्स, ए पार्टिकल मूव्स, ए पार्टिकल मूव्स, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट, ये वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, टू, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, मतलब एक पॉइंट का कोऑर्डिनेशन ये है और एक का कोऑर्डिनेशन ये है। ठीक है, ए टू बी ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फोर्स लग रहा है, ये भी वेक्टर फॉर्म में है। इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन बाय द फोर्स। तो ये भाई सिंपल एक डॉट प्रोडक्ट का है, और मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें नीट में, मतलब इस रिसेंट 2 साल में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब डायरेक्ट वेक्टर से क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से और तुम्हारा इस वाले ये वर्क डन से डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब जो एप्लीकेशन है, तो ये पूछता है। ठीक है, तो तुम्हें इस वाले प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। बहुत बढ़िया, तो करते हैं, चलो भाई। पहले हम निकालेंगे क्या, इस निकालेंगे, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया है, तो मैं निकालूंगा। रुक जाओ, कलर चेंज कर लेता हूँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया है। ठीक है, ये क्या आएगा, 6i कैप, सॉरी -2j कैप। ठीक है, और वर्क डन क्या हो जाएगा, इफ डॉट एक्स इस, यार डॉट प्रोडक्ट तुम कर लेना, इसका आंसर आएगा क्या, 18 जूल आएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, तुम्हें डॉट प्रोडक्ट तुम भाई कर लेना, ये आंसर इजी है। इस मतलब इफ़ की जगह में ये बैठा दी ना, और इस तो मैं निकाल दिया हूँ, और डॉट प्रोडक्ट तुम कर लेना, मैं ये नहीं करूँगा। कर लेते हैं, इफ फोर्स इफ इक्वल्स टू -k वाई आई कैप एक्स जे कैप। मज़ा देखो, वाई के साथ आई कैप दे रहा है, एक्स के साथ जे कैप दे रहा है, मतलब देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल। ये क्वेश्चन मैंने ढूंढ के लाया है भाई, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मेरा नीट निकाला है। तो भाई ये क्वेश्चन करना है तुम्हें, है ना। ये एलन के टेस्ट पेपर में तुम्हें भर भर के मिलेगा, अगर तुम कोई भी आकाश का भी टेस्ट दोगे तभी मिलेगा तुम्हें। ये मतलब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, एफ का डायरेक्शन मतलब एक्सप्रेशन ऐसा है। ठीक है, एक क्रिटिकल से एक्सप्रेशन है। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ऐसे ओरिजिन वहाँ से कहाँ पे ले जा रहे हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, टेकन अलॉन्ग द वाई एक्सिस टू द पॉइंट 0a। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाके 0a पर जा रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो द वर्क डन बाय द एजेंट अप्लाइंग द फोर्स, तो वर्क डन मुझे निकालना है। पहले तो वर्क डन का फॉर्मूला मुझे ये बता देना है। ठीक है, लिमिट, अब लिमिट की बारी। लिमिट कैसा होगा, लिमिट एफ एक्स का 0 to 0, मतलब ये तो एक्स का 0 to 0, और वाई का लिमिट
y का लिमिट होगा 0 to a, मतलब देखो 0 to a ये y का लिमिट है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया गुरुजी। अब क्या, अब ये तो 0 0 मतलब 0 to 0 ये तो हो गया, पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब मुझे एफ वाई का एक्सप्रेशन निकालना है, एफ वाई का। अब एफ वाई का एक्सप्रेशन कैसे निकालें? मैं देखो, मैं एफ का एक्सप्रेशन जानता हूँ, तो मैं बस अगर एफ वाई का एक्सप्रेशन निकालूँ तो माइनस के वाई, पहले ये लिख लेता हूँ, एफ का एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ठीक है। तो मेरा पार्टिकल अगर अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है तो मेरा आई कैप का मैं क्या करूँगा, मतलब आई कैप का जो टर्म है मैं उसको लेकर क्या करूँगा, ये मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये कट जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, आई कैप का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है, ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ वाई का जो एक्सप्रेशन आएगा, वो के एक्स जे कैप होगा, क्योंकि मुझे जे कैप का ज़रूरत है ना, मुझे जे कैप का ज़रूरत है, तो मैं आई कैप को लेकर क्या करूँगा, तो ये तुम्हें समझना है अच्छे से, ठीक है। ये हो गया, माइनस के एक्स जे कैप एफ वाई, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो ये पूरा टर्म जो है, ये तो 0 हो गया, और एफ वाई की जगह में मैं निकाला हूँ ये बिठा दिया यहाँ पर, ठीक है ना, इस जगह पे बिठा दिया, और लिमिट भी है, और सिंपल इंटीग्रेशन कर लो, आ जाएगा। अब इस जगह पे एक ट्रिक है, क्योंकि ये जो x है इसका वैल्यू तो 0 है। अगर तुम सोचो मैं y एक्सिस पर जा रहा हूँ, यहाँ पे x तो 0 ही होगा, है ना, तो x का वैल्यू अगर मैं बिठा दूंगा तो पूरा 0 ना हो जाएगा। समझ में आया ये प्रॉब्लम? अच्छे से देखो, ये बहुत ही टफ बोल सकते हो, टफ मतलब अगर तुम पहले बार नहीं करोगे तो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो ये तो टफ तो है। तो ये तो हो गया, मतलब पहले तुम देखो, अच्छे से देखो, कहानी को अच्छे से देखो, मतलब पहले क्या हो रहा है, पहले देखो हो रहा है, मतलब ये जो चीज़ है मैंने पहले एफ वाई निकाला, तो देखो पहले मैंने क्या किया, एफ वाई का वैल्यू पहले निकाला, तो मैं निकाल कर देख रहा हूँ एक्स का टर्म आ रहा है, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ वाई एक्सिस के अलाउंग, तो वाई एक्सिस पे तो एक्स तो 0 ही होगा, तो पूरा एफ वाई ना 0 हो जाएगा। मतलब ये मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन डायरेक्ट भी लिख सकता था 0, तुम देख रहे हो, मतलब एक्सप्रेशन का ऐसे ट्रिक, तुम क्वेश्चन मतलब तुम कैसे समझोगे ऐसे करना है, तुम अगर क्वेश्चन में देखो एफ का एक्सप्रेशन वाई से आई कैप और एक्स से जे कैप, माने एक्स से तो आई कैप होता है लेकिन एक्स से जे कैप दे रहा है, तो मतलब तुम समझ जाओगे गड़बड़ है, 0 होगा आंसर, ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली ऐसा ही प्रॉब्लम देगा, अगर देगा तो ठीक है, इसका आंसर 0 होगा। तुम ये रट भी सकते हो, समझ भी सकते हो, मैंने समझा दिया। दूसरा प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम, तो ये तो इजी प्रॉब्लम है, ये POIQ भी है, ठीक है, संभाल के भाई संभाल के, ये POIQ भी है। द फोर्स एग्जर्टेड, ये मेरे ख्याल से ये 2010 साल का 2010 का क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से। द फोर्स एग्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज F इक्वल्स टू, ऐसे एक्सप्रेशन दिया हुआ है। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 3। तो ये तो भाई बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, ये तो फॉर्मूला है, और इस f की जगह में तो लिमिट तो दिया हुआ है 0 to 3 ये दिया हुआ है, और f की जगह में
ये वैल्यू बिठा दो, इस इफ़ की जगह में ये पूरा वैल्यू बिठा दो, ठीक है। तो क्या आएगा, तो आ गया ये आ गया। और उसका बाद इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा, और उसका बाद आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने प्रोसेस बता दिया, कैलकुलेशन तुम देख लेना, मैं मतलब दिखा रहा हूँ, तुम कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। अब देखो, अब प्रॉब्लम ये है, तो बोल रहा है कि ए बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम 0 0 to 1 1, ठीक है। कोऑर्डिनेट दे चुका है, दो कोऑर्डिनेट दे चुका है, मीटर से है, ठीक है। अलॉन्ग द, अच्छा मीटर, ये मुझे याद आया कि नीट यूनिट से बहुत खिलता है, तुम्हें सेंटीमीटर मीटर का इतना गेम मिलेगा ना, तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाओगे, ध्यान रखना, बता रहा हूँ तुम्हें। अलॉन्ग द पाथ x इक्वल्स टू वाई, मतलब ये भी है एक चीज़, x इक्वल्स टू वाई, और इफ़ का एक्सप्रेशन दिया हुआ है ऐसा। अच्छा, इसमें भी देखो, मतलब ट्रिक देखो भाई, इसमें भी पिछला वाला y से i कैप कनेक्ट कर रहा है और x स्क्वायर से j कैप कनेक्ट कर रहा है, मतलब x से j कनेक्ट कर रहा है, मतलब पिछले वाला केस समझ रहे हो ना, ये मतलब घुमाएगा तुम्हें, ठीक है। देन वर्क डन, हाँ, बाय द फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला पहले बिठा दो, वर्क डन का फॉर्मूला। अब इधर मैंने क्या किया कि आई कैप को मैंने पकड़ लिया dx और जे कैप को मैंने पकड़ लिया dy, ठीक है। अब क्यों पकड़ लिया, मैं इसको dx भी बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि x इक्वल्स टू वाई है, ठीक है। ये मैंने इस यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो x इक्वल्स टू वाई है, तो मैंने y की जगह पे x बिठा दिया और x की जगह पे y बिठा दिया, मतलब क्या किया, y के साथ dy ले आया और x के साथ dx ले आया, ठीक है। और उसका बाद क्या किया, उसका बाद सिंप्लीफाई कर दिया पूरा, ठीक है। ये थोड़ा टफ प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें ये दिमाग में लेकर आना है कि आई कैप की जगह पे मुझे आई कैप की जगह पे मुझे dx बिठाना है और जे कैप की जगह पे मुझे dy बिठाना है, यहाँ पे मुझे खेलना है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम गड़बड़ कर जाओगे, ठीक है। ये स्पेसिफाई मैंने, मतलब ये थोड़ा टफ प्रॉब्लम है ना, ऐसा प्रॉब्लम नीट में नहीं पूछेगा, ऐसा प्रॉब्लम तुम्हें एलन के टेस्ट में ही मिलेगा, ये टफ प्रॉब्लम है थोड़ा, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। और ये तुम्हें आकाश के मॉड्यूल में भी और एलन के मॉड्यूल में भी मिल जाएगा तुम्हें ऐसा वाला प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, ये टफ प्रॉब्लम है, जनरली नहीं पूछता लेकिन पूछ भी सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्या, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एक्टेड अपॉन बाय 2 फोर्सेस, 2 न्यूटन एंड 5 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप एंड जी कैप प्लस के कैप रिस्पेक्टिव। अच्छा, मतलब तुम देखो 2 न्यूटन वाला जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन पे काम कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन पे काम कर रहा है, और 5 न्यूटन वाला जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन पे काम कर रहा है। तो मुझे पहले स्प्लिट कर लेना है, ये नेट फोर्स दिया है, ये जो 2 न्यूटन और 5 न्यूटन ये नेट फोर्स है, मुझे ये कंपोनेंट में तोड़ना है, मुझे ये कंपोनेंट में तोड़ना है, ठीक है। और उसका बाद क्या बोल रहा है, इफ़ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट टू दिस कोऑर्डिनेट तो द वर्क डन इज, ओके। ये तो मुझे वर्क डन पूछ रहा है, मुझे कोऑर्डिनेट दे चुका है, मुझे 2 फोर्स दे चुका है, ठीक है। 2 फोर्स कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं बोला है, मतलब वेक्टर में दिया हुआ है, ये टफ प्रॉब्लम है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि मैंने बोला आई कैप जे कैप वाला प्रॉब्लम नीट में बहुत ज़्यादा पूछता है पिछले 2 साल से। तो पहले तो मुझे ये कंपोनेंट में स्प्लिट कर लेना है, कैसे करूँगा, पहले भाई
पहले तुम कर लो ऐसे आई कैप प्लस जे कैप, ऐसे करके तुम पहले कर लो, ठीक है। उसका बाद तुम देखो ये जो नेट है, नेट जो है वो 2 है, तो 2 अगर इसका नेट होगा तो इसका कंपोनेंट में क्या आएगा, इसका कंपोनेंट में क्या आएगा, 45 मतलब साइन 45 डिग्री आएगा इसमें, और ये कॉस 45 आएगा, मतलब 1/√2। समझ रहे हो? ये अगर 2 है तो इस 2 का मतलब x y में क्या कंपोनेंट आएगा, ये अगर 45 डिग्री है तो, क्योंकि आई कैप और जे कैप तो इक्वल है ना, तो 45 डिग्री मैग्नीट्यूड इक्वल है भाई, I11, तो ये क्या है, तो 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 साइन 45, साइन 45 मतलब 2 क्या मतलब ये आ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कंपोनेंट में मुझे मिल गया कि आई कैप पे मुझे इतना मैग्नीट्यूड आ रहा है, जे कैप में मुझे इतना मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो मैं सेम 5 के लिए भी किया कि ये माइनस के कैप, तो ये पीछे कर दिया, माइनस के कैप बोला, देखो माइनस के कैप बोला, और जे कैप तो ऊपर बोला, तो जे कैप मैंने ऊपर कर दिया और उसका मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया। तो इसमें क्या आएगा, इसमें 5/√2 आएगा, इसमें भी 5/√2 आएगा, है ना, आएगा। तो मुझे मिल गया। देखो मैंने पहले मेरा जाना पहचाना फॉर्मूला लगाया, मैंने पहले मेरा जाना पहचाना फॉर्मूला लगाया, ये तुम सब लोग जानते हो, ये फॉर्मूला तुम सब लोग जानते हो, ठीक है। और उसका बाद क्या, उसका बाद मैंने ये डिफरेंशिएट कर लिया, उसका बाद मैंने ये कर लिया, एफ एक्स की जगह पे मैंने बिठा दिया ये पूरा, ये बिठा दिया, ठीक है। और देखो एफ वाई मतलब जे कैप की डायरेक्शन, जे कैप की डायरेक्शन में क्या क्या है, ये है जे कैप की डायरेक्शन में, और जे कैप की डायरेक्शन में ये है, तो ये प्लस कर दिया मैंने। और जेड की डायरेक्शन मतलब बस के की डायरेक्शन में क्या है, बस ये है, बस ये वाला है ना, के वाला, तो के वाला क्या माइनस ऐसा बिठा जाएगा, ठीक है। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, मतलब एक्स का डायरेक्शन मतलब आई कैप में मुझे क्या मिला, बस ये मिला, तो मैंने ये बिठाया, ठीक है। और जे कैप की डायरेक्शन में मुझे क्या क्या मिला, मतलब वाई मतलब जे कैप की डायरेक्शन, जे कैप की डायरेक्शन में मुझे क्या क्या मिला, जे कैप की डायरेक्शन में मुझे मिला, ये मिला मुझे जे कैप की डायरेक्शन में, और ये मिला मुझे, तो मैंने ये ऐड कर दिया भाई, ये पूरा ऐड कर दिया, ठीक है। और की कैप की डायरेक्शन में मुझे क्या मिला, के कैप की डायरेक्शन में मुझे बस ये मिला, और मैंने ये माइनस करके लिख दिया, क्योंकि माइनस के कैप था ना, ये माइनस के कैप था, के कैप लिखना भूल गया, ठीक है। और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन बस, और क्या, इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन। और एक है ये लिमिट के बारे में मुझे बताना है कैसे कैसे हो रहा है। लिमिट आ रहा है यहाँ से 3 to -1, मतलब देखो 3 to -1, यहाँ पे -2 to 2, -2 to 2, ठीक है। और कैसे लिमिट आ रहा है 1 to 3, 1 to 3,